थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होने के बाद ये क्या करेगा, हमारे अगेन सर्कुलेट हमारे ब्लड में आएगा। ब्लड में आने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जगह जगह इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आगे इसके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज थायराइड हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर अपने फंक्शंस करता है। मेनली थायराइड हार्मोन्स का जो काम है, आप लोग को मेनली ये याद रखना है कि इसका जो काम है वो क्या है। थायराइड हार्मोन हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को मेंटेन या रेगुलेट करता है। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन क्या किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है दिख रहा है ना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये रेगुलेट किया इसने मेटाबॉलिज्म को। तो ये क्या करता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन क्या करेगा, इसमें हेल्प करता है। हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होकर हमारे ब्लड में आता है और ब्लड में आके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हमारी बॉडी में जहाँ भी हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, ये तो सबको पता है, जहाँ भी हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पे ये हमारे फूड के डाइजेशन या फिर जो भी ग्लूकोज बना है, हमारे न्यूट्रिशन से जो ग्लूकोज हमारे मसल्स में जमा है, हमारे लीवर में जमा है, वहाँ जाके ये उसमें मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसको इंक्रीज करता है या इसको मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ऑलमोस्ट सेम वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा। ठीक है, अब ये हुआ कि ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हुआ हमारा, कि कैसे कहाँ से निकलता है और इसका क्या मेन बेसिक काम है। वैसे तो इसके बहुत सारे काम है, आपके ग्रोथ में भी हेल्प करता है, आपकी उसमें टेम्परेचर में भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका मेन क्या काम है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। ठीक है, इन केस इसके दो कंडीशन होते हैं, जब ये जो ड्रग्स हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं। ठीक है, दो मेन बेसिक रीजन हो सकते हैं कि या तो जब थायराइड की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उससे अगर थायराइड नहीं निकल रहा है, बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं निकल रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाएगा, जो नॉर्मल हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये कम हुआ हमारा थायराइड हार्मोन, जब डिक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन को, इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, हमारा फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारी कौन सी कंडीशन हमारी बॉडी में जनरेट हो जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो जब हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो अगर कम होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, हाइपोथायराइडिज्म की। इसके बाद अगर इन केस हमारा जो हमने क्या बोलते हैं, हमारे कुछ भी रीज़न से कुछ आपकी जो ग्लैंड है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, या आपने आयोडीन की ज़्यादा अपटेक ले लिया है, कोई भी रीज़न है, तो उससे अगर थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म जब ज़्यादा हुआ, हाइपर मतलब ज़्यादा, थायराइड थायराइड हार्मोन, तो ये दो कंडीशन है जिस वजह से हम जनरली फार्मा में दो कंडीशन के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग का सिलेबस मतलब हम पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो जब हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इसका रहेगा डायरेक्ट थायराइड हार्मोन का आपको सप्लीमेंट मतलब देना है, मतलब आपको ऐसी ड्रग्स देना है जो कि आपके थायराइड हार्मोन का सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म इसमें अलग से कोई मेडिसिन नहीं है, अगर कोई हार्मोन बॉडी में कम है तो हम उसे आर्टिफिशियल जो हमारा हार्मोन रहते हैं या फिर जो हमें कहीं एनिमल्स से मिलते हैं जो हार्मोन्स मिलते हैं वो हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद वो हमारा जो थायराइड हार्मोन जो कम है और सिक्रेशन हो रहा है वो मेंटेन हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इसको थायराइड हार्मोन का सब्स्टिट्यूट दे सकते हो और ये कंडीशन मेंटेन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जब आप हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हो तो ये हमारा मेन बेसिक हमारे मेन बेसिक फार्मा में इसको पढ़ना है हमें। हाइपरथायराइडिज्म जो रहता है बॉडी में थायराइड की मात्रा का ज़्यादा होना, हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन होना, तो इसमें क्या होगा कि ये थायराइड हार्मोन जो है वो
ज़्यादा बनेगा, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को स्टार्ट कर सकता है, हाइपरथायरिज्म को। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं एंटी थायराइड। एंटी मतलब ऐसी जो मेडिसिन है जो अगेंस्ट जो हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो आप एंटी थायराइड हार्मोन जो ड्रग्स है वो दोगे, तो आपका हार्मोन है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। उसको एक जब हम इन एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग्स का यूज़ करते हैं एक नॉर्मल डोज पे, डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन, नॉर्मल डोज पे जब इनका यूज़ करते हैं तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल पे हमारे थायराइड हार्मोन का बैलेंस हमारी बॉडी में बना हुआ रहता है। इन केस अगर इसका डोज ज़्यादा हुआ तो हम अक्सर देखते हैं, हमने हर चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी डोज जो है वो आपका मेडिसिन जो है वो आपका पेशेंट डिपेंडेंट होता है या पेशेंट की कंडीशन पे, कि कभी भी डोज जो है वो डिसाइड करता है डॉक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, ज़्यादा डोज नहीं देना है, ज़्यादा डोज दिया तो इसके साइड इफेक्ट मिलने लगेंगे या एडवर्स इफेक्ट मिलने लगेंगे। इन केस अगर जो थायराइड हमारी जो मेडिसिन है इनका डोज ज़्यादा हुआ, नॉर्मल डोज हुआ, तो आपका जो ऑप्टिमम लेवल है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डोज हुआ तो क्या होगा इसमें कि आपका हाइपोथायराइडिज्म अगेन ये कंडीशन आ सकती है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इसको स्टिमुलेट कर दिया है, इतना ज़्यादा दे दिया है आपने कि आपका हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन जो कि जरूरी है बॉडी के लिए, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, लेकिन ये आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा दिया, तो ये क्या होगा कि बिल्कुल कमी आ जाएगी थायराइड हार्मोन की, है ना। तो ये हमारे एडवर्स इफेक्ट, बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है इन मेडिसिन का कि ये ड्रग इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब इसमें एक बात समझने की है कि अगर हम इन दोनों के सिम्टम देखें, सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो हाइपो मतलब डिक्रीज थायराइड हार्मोन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो डाइट है, आप डाइट तो एक नॉर्मल हर किसी पर्सन की डाइट होती है कि कौन कितना खाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डाइट है वो तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन की कमी है, या कई बार क्या होता है थायराइड हार्मोन प्रेजेंट ही नहीं होता, या जितना चाहिए हमें मेटाबॉलिज्म के लिए उतना नहीं है बॉडी में। तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारा जो फूड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, या जो हमारे जो भी हम जो खाना खा रहे हैं वो जमा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका यूज़ नहीं होगा। यूज़ कैसे होता है हमारे खाने का? मेटाबॉलिज्म होता है हमारे खाने का, वो यूज होता जाता है और उससे ग्लूकोज बनता जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है हमारी बॉडी को कंटिन्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन केस अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं हुआ तो ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी, फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो चीज होंगी, आपका वेट इंक्रीज होगा। वेट इंक्रीज कैसे? आपने खाना खाया लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो बॉडी में जमा हो गया, तो ये वेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा आपको टायर्डनेस लगती है, आप थकान फील करते हो, टायर्डनेस लगेगी। ठीक है, मतलब ये दोनों समझने वाली बात है। वेट इंक्रीज हो रहा है और आप खाना अच्छा खा रहे हो, आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, आप अपनी डाइट भी बढ़ा रहे हो कि आपको थकान होती है, आपको एनर्जी नहीं मिलती है, या कितना खाना खाने के बाद भी आपको नहीं मतलब प्रॉपर आप एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारा थायराइड हार्मोन की वजह से भी हो सकता है। आपका थायराइड हार्मोन अगर हाइपो कंडीशन में है तो आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो आपका फूड का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो फूड जो है वो जमा होता जाएगा, इसका यूज ही नहीं होगा। आप डाइट तो कंटिन्यू ले रहे हो लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा है, तो ये बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा है एनर्जी के फॉर्म में या अदर फॉर्म में। डाइजेशन नहीं होगा तो आपका गैस्ट्रिक जीआईटी जो है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा, तो इससे क्या होगा कि इसका फॉर्मेशन नहीं होगा एनर्जी का, तो एनर्जी में फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप टायर्डनेस, आपको थकान लगेगी ऑल टाइम। तो ये दो मेन बेसिक हमारे सिम्टम है हमारे हाइपोथायरिज्म। जिनको भी हाइपोथायरिज्म है उनका डाइट वगैरह सब नॉर्मल रहता है, सब चीज़ नॉर्मल रहती है, लेकिन वो थकान फील करते हैं और आपका ये जो वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम जस्ट अपोजिट अगर हम इसका सिम्टम देखें, मेन सिम्टम हाइपोथायरिज्म के, इसमें क्या होगा कि ज़्यादा है थायराइड हार्मोन, तो क्या होगा कि
मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा मतलब आपके फूड का डाइजेशन इंक्रीज रहेगा, ऑलवेज डाइजेशन इंक्रीज रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, है ना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा भूख लगेगी, एपिटाइज आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक सेकेंड। क्या देख रहे थे, थायराइड हार्मोन, है ना। थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा है मतलब हाइपर कंडीशन में है, हाइपर कंडीशन हुआ, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रहेगा। मेटाबॉलिज्म क्यों इंक्रीज रहेगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है और इसका, हमारे थायराइड हार्मोन का मेन बेसिक काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज है तो इसमें हमारा फूड का डाइजेशन भी इंक्रीज होगा, तो हमारा एपिटाइट जो है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ऑल टाइम हम भूखे ही रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑल ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारा एपिटाइट। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं बहुत ज़्यादा और जनरली हमारी जो डाइट रहती है बहुत मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है, जो जो जितना खाता है उतना ही खा पाता है नॉर्मल रूटीन में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, तो आपका वेट डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और उसका ग्लूकोज फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, जो भी ये मेटाबॉलिज्म के कारण जो भी मतलब प्रोडक्ट बनते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फूड है वो जमा ही नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, तो वो क्या होगा कि वेट डिक्रीज करेगा। तो हाइपर में हमारा वेट लॉस क्यों होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होने या इम्बैलेंस के कारण। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि अगर ये वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारा पूरा एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोडक्शन सब होता जा रहा है, मेटाबॉलिज्म होके हमारा पूरा जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो सब नॉर्मल यूज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जब वेट लॉस होगा तो प्रॉपर आपका वेट मेंटेन नहीं होगा, तो आपकी अदर एक्टिविटीज भी जो हमारे हैम्पर हो जाएंगे हमारे बॉडी के। ठीक है, तो हाइपरथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म के बारे में समझ आ गया कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसके सिम्टम समझ में आ गए। इसके बाद हमने एक ये देखा कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है, जब हमें हाइपो होगा तो हम डायरेक्ट थायराइड हार्मोन लेंगे। ठीक है, सॉरी, थायराइड हार्मोन लेंगे, लेकिन जब हमको हाइपर होगा तो हम थायराइड इनहिबिटर्स लेते हैं। इन्हीं थायराइड इनहिबिटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड ड्रग हमारा मेन बेसिक है, लेकिन मेन बेसिक हमारा चैप्टर है जिनको पढ़ना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या इसका फॉर्मेशन है। तो जो हमने स्टेप आपको बताए थे, मैं डिटेल में नहीं, बस नाम लूंगी, पूरा लिखा हुआ आपकी कॉपी में। सबसे पहले क्या, डेफिनेशन, थायराइड हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है, थायराइड ग्लैंड से। तीन तीन टाइप का थायराइड हार्मोन रहता है, एक रहता है T4, एक रहता है T3 और एक रहता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन से ही समझ आ रहा है कि हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ये होता है कैल्शियम। एक और कैल्शियम होता है जो कैल्शियम हार्मोन होता है जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, लेकिन ये हेल्प करता है, ये भी कैल्सिटोनिन इसका जो फंक्शन है कैल्शियम पे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो मेन जो दो हैं, T4 और T3। T4 T3 क्यों, क्योंकि इसमें थायराइड जो मॉलिक्यूल है वो एक में 4 है और एक में 3 है, एक में ट्रायो है, एक में टेट्रा है। ठीक है, तो ये आपने उसमें देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको आता है थायराइड हार्मोन्स के लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, कहाँ से सिक्रीशन होता है, कितने टाइप्स का होता है। इसके बाद आप लिखोगे इसका सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि मैंने आपको लिखवाया है। सबसे पहले स्टेप है, ये स्टेप आपको याद रखने हैं जो हमने फार्मा में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे पहले से आयोडाइड अपटेक, सबसे पहले का जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो है कि जनरली हमारे जो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है वो किसके प्रेजेंट में होता है, आयोडीन के प्रेजेंट में, और वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, नमक के फॉर्म में लेते हैं। नमक इसलिए बोलते हैं आयोडीन जो है हमारे नमक में प्रेजेंट होता है, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फास्ट में नमक नहीं लेते हैं, व्रत में जब नमक नहीं लेते हैं,
तो आप बिल्कुल नॉर्मल लेथार्जिक या फिर थकान वाला वो महसूस करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और आप नमक नहीं ले रहे हो तो ये आयोडीन जो है नहीं उतना बनेगा, उतना सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन अगर नहीं लेते हैं थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आयोडीन जो है हमारे मेन इंग्रेडिएंट है हमारे थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आयोडाइड अपटेक, आयोडाइड यहाँ आयोडीन को ही बोलना है। आयोडाइड अपटेक, सबसे पहले हमने आयोडीन लिया जो कि हम अपने नॉर्मल डेली रूटीन में कितना लेते हैं, 30 to 50 mg। इतना हम नमक लेते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा इतनी होती है ना। इसके बाद उसके बाद हम आयोडीन, जो जो सबसे पहला स्टेप है आयोडीन अपटेक लिया, ये हमारे ब्लड सर्कुल हमारे डाइजेशन में जाके एब्जॉर्ब हुआ आयोडीन और हमारे सर्कुलेशन में आके और हमारे थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक पहुंचा। थायराइड ग्लैंड तक पहुंचने के बाद ये उसके बाद उसका क्या होता है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब ये हमारे थायराइड ग्लैंड के वो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स के साथ कंबाइंड होके और वहाँ पे आयोडीन आयंस बनाते हैं, है ना, आयोडीनियम आयंस बोलते हैं जिन्हें, उनको फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद ये वहाँ पे दो दो टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं, एक होता है MIT और दूसरा होता है DIT। ठीक है, ये सब लिखा हुआ आपके पास। MIT मतलब मोनो आयोडी थायरोसिन एंड MID डाई डाई आयोडी थायरोसिन। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मेशन हुआ। फिर इसके बाद कपलिंग, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे आयोडीन का जुड़ना। कपलिंग मतलब दो चीज आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, तो दोनों ये जो है DTI और MIT, DIT और MIT जो है इनसे आयोडीन का जुड़ना, उसमें इसको क्या बोलना है, इस प्रोसेस को कपलिंग। सबसे पहले आयोडीन अपटेक, उसके बाद ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन। ऑक्सीडेशन सबको समझ में आ रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसी चीज का टूटना। ठीक है, उसके बाद होता है कपलिंग। कपलिंग के बाद होता है स्टोरेज एंड रिलीज। कपलिंग हुआ तो यहाँ पे इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में आपका T3 एंड T4 बन जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी आपके, अगर आपके हार्मोन सिक्रीशन नहीं बन रहा है तो वो इसी स्टेज पे होंगी, क्योंकि आप आयोडीन अपटेक तो कर रहे हो, आपका ग्लैंड भी आयोडीन को ले रहा है। ठीक है, लेकिन इसका कपलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन नहीं हो रहा है, तो कपलिंग जो है वो नहीं फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में भी होगा, तो इसमें आप इसमें समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद कपलिंग हुआ, कपलिंग के बाद इसका फॉर्मेशन हो गया हमारे T3 एंड T4 का। उसके बाद ये स्टोरेज होता है हमारे थायरोग्लोबिन कंटेनिंग आयोडीन, मतलब वहाँ पे जो सेल्स हैं हमारे थायराइड हार्मोन के अंदर, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, कंटिन्यू फॉर्म होके स्टोरेज होते जाता है। और वहाँ से जब जैसे हमको बॉडी को ज़रूरत है या फिर कंटिन्यूस थोड़ा 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 ये हमारी उसमें बॉडी में ब्लड में रिलीज होता जाता है और अपना काम करता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया हमारे थायराइड हार्मोन का। इसके बाद हमने देखा मेटाबॉलिज्म, मतलब ट्रांसपोर्ट का एक जो पॉइंट है कि आपका जो हार्मोन है वो अपनी बॉडी में कैसे ब्लड के सर्कुलेशन में आके ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, इसका एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, आपका ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है आपके थायराइड हार्मोन को। कैसे रेगुलेट करता है, बहुत बार हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, ये पढ़ा हमने। इसमें डायग्राम है, मैं इसी में डायरेक्ट आपको समझाऊंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपने फिजियोलॉजी में, जब आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सुपरफिशियल आपको बताऊंगी क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वहाँ से
TSH थायराइड स्टिमुलेट, ये सबको दिख रहा है, क्लियर है सबको? हाँ दिख रहा है ना। ये एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से TSH रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ये थायराइड में आया, ब्लड के सर्कुलेशन में आके ये थायराइड में आया, थायराइड में आके यहाँ पे स्टिमुलेट किया, तो क्या होगा कि T3 T4 में निकला, ठीक है, T3 T4 निकला, और देन ये सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है, कंटिन्यूस ये निकलेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, और देन ये कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। इन केस बॉडी में ज़्यादा हुआ थायराइड हार्मोन, ज़्यादा हुआ मतलब कंटिन्यूस अगर आ रहा है तो हमारी बॉडी को अगर नीड नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी में इतना नीड नहीं है लेकिन फिर भी निकल रहा है, मतलब आपको जो सिग्नल्स हैं वो तो आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगी कि जो थायराइड हार्मोन है वो ऑप्टिमम लेवल पे हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, हमें उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ आपका कि आपका जो नॉर्मल लेवल जैसे ही हो गया आपके हार्मोन का, और आपका जो बॉडी है वो आपके आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज रहा है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है हार्मोन की, मतलब अभी नॉर्मल नॉर्मल लेवल पे है हमारा हार्मोन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हाइपोथैलेमस जो है ये इसके ऊपर भी इसका रहता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, किससे कंट्रोल होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेगा कि ये सिग्नल भेजेगा हमारी बॉडी हमारे हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा, कैसे ऑर्डर देगा, थायराइड इनहिबिटर हार्मोन्स को रिलीज करके, इनहिबिट इनहिबिट मतलब रोकना, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसको इनहिबिट करने के लिए ऑर्डर देगा कि अभी जरूरत नहीं है तो आप इनहिबिट कर दो, ऐसे करके। तो थायराइड हार्मोन जो है वो जैसे ही ये रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को बंद कर देती रिलीज करना, तो ये नॉर्मल हो गया। जैसे ही 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर हमें नीड हुई कि हमें थायराइड हार्मोन जो है वो यूज हो चुका है मेटाबॉलिज्म में, फिर अगेन बॉडी भेजेगी कि अभी अभी मतलब ज़रूरत है थायराइड हार्मोन की, तो फिर अगेन वो जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल भेजेगा, और देन हमारा सर्कुलेशन फिर से प्रॉपर होने लगता है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नेगेटिव जब आपका ये जो है आपको डायरेक्ट आपको आपके सिग्नल आ रहे हैं, ये नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव दिया हुआ है आपने, और ये पॉजिटिव कब, जब इसको ज़रूरत है, ज़रूरत है तो इसे पॉजिटिव मैकेनिज्म बोलना है। नेगेटिव मतलब जब ज़रूरत नहीं है तो थैलेमस क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो वो नेगेटिव हुआ। थैलेमस जब इसको ज़रूरत है तो थैलेमस भेज रहा है सिग्नल, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो ये होता है हमारे सभी हार्मोन्स में ये प्रेजेंट होता है ये मैकेनिज्म। ये जो है ये अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके जो भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जैसे LH हो गया, FSH हो गया, इन सब के कंट्रोल मतलब आपके सबके रेगुलेशन या फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। जब ये थायराइड हार्मोन हमारे ब्लड में नॉर्मल है तो हमारा जो सिग्नल जाएगा वो नेगेटिव मैकेनिज्म का जाएगा, उसके बाद ये जो जाएगा जब हमारा डिक्रीज हुआ थायराइड हार्मोन तो ये पॉजिटिव मैकेनिज्म जाएगा, जिससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन उस प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमने देखा था थायराइड हार्मोन के एक्शन, एक्शन क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले थायराइड हार्मोन तो हमने मेन बेसिक हमारा काम है थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा जो काम है वो क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो इसमें हमारा थायराइड हार्मोन है। उसके बाद ये हमारा मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारा जितना 3 टाइप के हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो ये तीनों टाइप में हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। कैलोरीजेनेसिस सेम, हमारी बॉडी में कैलोरी का फॉर्मेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करा तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कैलोरी फॉर्मेशन, कैलोरी कैलोरी क्या होती है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये रहेगा, ये जेनेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे कैलोरी जेनेसिस मतलब होता है कि आपकी कैलोरी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी या कैलोरी का फॉर्मेशन जो होता है वो करता है। CVS में क्या करता है, ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे BP को इंक्रीज करता है, ठीक है। जब हाइपर हुआ तो हमारा BP इंक्रीज होगा, ठीक है, याद रखना। नर्वस सिस्टम में ये हमारे जो हमारा फंक्शनल जो है हमारे नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेरेब्रल नर्वस सिस्टम है उसके
फंक्शन को मेंटेन करता है। इन केस जब भी इसका डिक्रीज हुआ या ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो इसमें क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर थायराइड हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो ये मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद स्लगनिशनेस भी हो सकता है, बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं, इरिटेशन होता है, कभी कभी एंजाइटी होती है, या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया हुआ। हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब आपके रिफ्लेक्सेस का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम पे इसका थायराइड के इफेक्ट या फिर उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद स्केलेटल मसल में अगर आपको थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा हाइपो या हाइपर दोनों में ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैपी हो जाएगा, आपका जो मसल्स है वो फ्लैपी हो जाएगा, जिसे हम एक टर्म है जो आप पढ़ते होंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, मिक्सिडीमा, है ना, एक डिजीज है जिसमें हमारी जो मसल्स हैं बिल्कुल लूज हो जाती हैं, फ्लैबी हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद थायरोटॉक्सी, अगर थायराइड हार्मोन के टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसमें क्या होगा कि यानी मसल टोन, ट्रेमर्स एंड वीकनेस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मायोपैथी भी में भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर हमारा मसल टोन मतलब हमारी बॉडी में स्पासिटी इंक्रीज हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है। ये इसके साइड इफेक्ट मतलब इसके मतलब इम्बैलेंस के कारण जो भी हमारे जो स्केलेटल मसल्स में सिम्टम्स मिलेंगे वही हो गया। जीआईटी में इसका अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करेगा, डायरिया करेगा अगर इसका थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, और अगर कम है थायराइड हार्मोन, हाइपो है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा। ठीक है, कम है मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ज़्यादा है तो डायरिया हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद किडनी में ये हमारे क्या कर रहा है, यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा एब्जॉर्प्शन जो है डायलिसिस का काम कर रहा है। डायलिसिस क्या होता है हमारी बॉडी में, डायलिसिस आपने पढ़े होंगे ब्लड्स क्या होते हैं, डायलिसिस ड्रग्स पढ़े होंगे आपने, डायलिसिस ड्रग्स पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर अपटेक एंड उसका सिक्रीशन जो एक्सक्रीशन है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, डायलिसिस क्या करेगा, हमारी मेडिसिन, हमारी ऐसी मेडिसिन जो हमारी किडनी में जाके अफेक्ट करती है और वहाँ से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराती हैं। तो हमारी जैसे हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हुआ तो एब्जॉर्ब करा के यूरिनेशन इंक्रीज कर देती हैं, ताकि हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस प्रॉपर बना रहे। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर प्रेजेंट रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ना रहे। अगर आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस नहीं होता है तो ये आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा जगह जगह पे, और आपको स्वेलिंग कॉज करेगा, या फिर आपको अदर मतलब सिम्टम्स मिलेंगे जहाँ भी ये प्रेजेंट है। इन केस अगर आपके किसी ग्लैंड में प्रेजेंट है तो उसके फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूस आपके यूरिनेशन में मेंटेन करता है। तो ये हमारे थायराइड हार्मोन के फंक्शन हुए। हिमोस्टोसिस हमारे हिमोस्टोसिस कंडीशन को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर ये थायराइड हार्मोन इम्पेयर्ड हो गया तो हमारी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी हो सकती है हमें, है ना। तो ये हमारे रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, बहुत मेन काम है हमारा रिप्रोडक्शन में इसका। उसके बाद हमारा मोड ऑफ एक्शन है, तो हमारे जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन की बात करें, जब हम हाइपो कंडीशन में ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करेगा, वहाँ जाके और जो भी जो हम सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं वो क्या करेंगे, वहाँ जाके वहाँ की जो सेल्स हैं वहाँ को स्टिमुलेट करेंगे, और वहाँ से फिर थायराइड हार्मोन जो नहीं निकल पा रहा है उसके फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं थायराइड हार्मोन के, और उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी में थायराइड हार्मोन मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे मोड ऑफ एक्शन हुआ। इसके बाद इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और जो हम थायराइड हार्मोन अगर जो सप्लीमेंट्री ले रहे हैं हमारा थायराइड हार्मोन, उसके साथ टेकिकार्डिया हो सकता है, बीपी इंक्रीज हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ जाना। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये तुरंत जो फ्रिक्वेंट तुरंत जो एडवर्स इफेक्टिव मिलेंगे वो। इसके बाद इसमें क्या होगा,
ये मेन साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था यूजेस, इसके यूजेस क्या सकते हैं, मतलब थायराइड हार्मोन के यूजेस क्या सकते हैं, तो ये हमें क्रिटिनिजिन मतलब हमारे थायराइड हार्मोन क्या करती है, हमारे ग्रोथ और उसको डेवलपमेंट को मेंटेन करती है। तो हम अगर ये कम रहा तो ये अगर कम रहा तो इसमें ये डिजीज हो सकती है, क्रिटिनिज्म करके एक डिजीज है, ये हो सकती है। तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं हम थायराइड हार्मोन का। इसके बाद अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो भी मतलब अडल्ट हैं उनको अगर हाइपो की कंडीशन में थायराइड है तो उसमें ग्वाइटर हो सकता है उन्हें। मेनली ग्वाइटर क्या होता है, हमारे आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ग्वाइटर हो सकता है, मिक्सिडीमा कॉमा हो सकता है। मिक्सिडीमा कॉमा हमने आगे देखा कि मिक्सिडीमा क्या होता है कि जो बच्चा है उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा। बच्चों में जनरली ये बीमारी होती है, उसमें क्या होगा कि ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, मसल्स फ्लेबी हो जाएंगी, उसमें उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं डिजीज के, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। फिर नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, ग्वाइटर में भी इसका यूज हो सकता है। अगर थायराइड नोड्यूल्स हैं उसमें भी यूज हो सकता है। इसके बाद इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, कोई अगर कार्सिनोमा प्रेजेंट है तो उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, हमारा दूसरा जो है हमारा एंटी थायराइड जो ड्रग्स हैं वो हम देख रहे हैं, या फिर उन्हीं को दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं, थायराइड इनहिबिटर्स। थायराइड इनहिबिटर्स ये हम पढ़ेंगे कल, टाइम हो गया है ना। मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है अभी, तो ये आधा हो गया हमारा थायराइड हार्मोन। अब हम जो हम हाइपो कंडीशन में दे रहे हैं, अब जो हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड हार्मोन जो हम हाइपर कंडीशन में दे रहे हैं।